नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट 2022-23 CDP मैराथन, ये चौथे नंबर की मैराथन है मेरी, जो कि आपके लिए 30 में से दोस्तों 30 पक्का यहीं से आएंगे पेपर में प्रश्न। 30 में से 30 दिलाएगी दोस्तों, और वरना 30 आउट ऑफ कम से कम 29 तो आपके आएंगे, अगर मेरी इस क्लास को आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों देखिएगा, तो जरूर मिस मत कीजिएगा। देखिएगा जरूर दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन होने वाली सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। ये मैराथन क्लास है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है कि मैं कौन हूं। इस पर बल होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, उत्तर क्या है इसका। किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और माध्यमिक बाल्यावस्था। दोस्तों, माध्यमिक बाल्यावस्था नहीं होगी, प्रारंभिक भी नहीं होगी और शैशवावस्था भी नहीं होगी। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाता है किशोरावस्था। ब्रिज पीरियड भी इसी को कहते हैं, तनाव और तूफान का काल भी कहते हैं इसके लिए। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाता है किशोरावस्था। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 अजरसन वाला है। देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कथन ए भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है। हमारा ए जो है वो गलत हो जाता है। आर तर्क देख लेते हैं क्या सही है गलत है। देखते हैं तर्क क्या है। तर्क आर है शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालीन प्रभाव दीर्घकालीन प्रभाव होता है। तो हमारा आर भी गलत हो गया। तो ए और आर प्रश्न नंबर 2 का दोनों ही गलत हैं। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही नहीं, हमारे दोनों गलत हैं। तो ए तो है नहीं। बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर नहीं, ये भी गलत हो जाता है। सही व्याख्या आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ए सही लेकिन आर गलत नहीं, हमारे दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी में है ए और आर दोनों गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न नंबर 3 क्या है देखते हैं। विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, यानी कौन सा कथन अर्थात वक्तव्य सही है। नंबर 1, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं क्या है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता
है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। बिल्कुल सही है। चौथा भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है 1, 3, 4। 1, 3, 4 देख लेते हैं किसमें है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3। 2 तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं 1, 2, नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं क्या है 1, 3, 4। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर 4। वेग वेग गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। अमूर्त चिंतन, मूर्त पदार्थ के साथ निश्चित मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं, श्रेणीबद्ध कार्य, वर्गीकृत कार्य। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्गीकृत कार्य तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि किशोरावस्था का श्रेणीबद्ध भी नहीं, और मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रिया ये भी नहीं। अमूर्त चिंतन प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमूर्त चिंतन। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है प्याजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं क्या है। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। ऑप्शन नंबर बी है भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, समायु वर्ग। ऑप्शन नंबर सी है सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना, अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। ऑप्शन नंबर डी अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। ये तो होगा नहीं। प्रश्न नंबर 5 का डी तो गलत हो जाता है। सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना, ये भी गलत हो जाता है। भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, समायु वर्ग, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है लेव वायुवस्थिकी व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है, यानी मुख्य अंतर इनमें क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, भाषा व सोच के बीच संबंध, सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल जटिल। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं बच्चों की अर्थ रचना। नहीं, अर्थ रचना ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं भाषा व सोच के बीच संबंध। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पियाजे और वाइगोत्स्की में भाषा के विषय में अलग अलग अपने उनके मत हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पुनः लेव वाइगोत्स्की से है। प्रश्न नंबर 7 है लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूसना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है।
अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही लग रहा है डी। तब भी देख लेते हैं क्या है। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। नहीं, गलत। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्दृष्ट नहीं करते। उद्दृष्ट नहीं करते, उद्दृष्ट नहीं करते, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है। वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। नहीं, ये भी गलत। 3 चरणों में है उनका, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। बिल्कुल सही। हाइंस डिलेमा है, जिसमें हाइंस जो है उसकी वाइफ के लिए एक खतरनाक डिजीज हो जाती है, उससे संबंधित एक काल्पनिक स्थिति देकर उन्होंने शोध किया। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। डी और देख लेते हैं। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम नहीं, ये पियाजे मानते हैं संज्ञानात्मक दोस्तों। लड़के लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता नहीं, ये गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 का डी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी ही सही है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, देखते क्या करना चाहिए। उपदेशक होना चाहिए, बस सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए। केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। नहीं, बाह्य नहीं, आंतरिक व बाह्य दोनों पर देना चाहिए। तो तीसरा भी गलत हो जाता है हमारा, तीसरा भी गलत हो जाता है। चौथा देख लेते हैं क्या है। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। बिल्कुल सही, चौथा हमारा बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाता है दूसरा और चौथा। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तीसरा चौथा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दूसरा और चौथा ही सही है हमारा। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन नहीं, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करनी है, तो ये भी गलत हो जाता है प्रश्न नंबर 10 का। सी देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा हो सकता है। डी देखते हैं, उपयुक्त उपनाम जैसे मंदबुद्धि। नहीं, लेबलिंग हमारे लिए नहीं करना है, तो डी भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। क्या दर्शाना चाहिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना नहीं है, किसी से तुलना नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति शायद हो सकता है। सी देखते हैं।
सी है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकित नहीं, ये तो गलत हो जाता है। विद्यार्थी के अवधारणाओं में कमियां नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदशील यानी संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? संवेदनशील होगा दोस्तों इसका, के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं क्या है 12 का। ऑप्शन नंबर ए है स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का नहीं, गलत हो जाता है। जेंडर पक्षपात का शायद हो सकता है, जेंडर समानता का नहीं, ये तो है नहीं। जेंडर समता ये भी नहीं, इक्वलिटी भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, जेंडर पक्षपात का। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार, यानी प्रश्न नंबर 13 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, उनकी नकल करने की गति मापकर। नहीं दोस्तों, सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी तो 13 का बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, उनकी बर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी में चुन लीजिएगा क्या, उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। प्रश्न नंबर 13 का ए भी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी ही बचता है, वही सही है, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 अभी किया हमने प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 सही है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14 है, लैब वायुस्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? किस पर ध्यान देना है हमारे लिए? नहीं पर ध्यान देना है। अनुक्रिया, उद्दीपन संबंध, पाठ, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया। तो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर क्या जो नहीं करता। सामाजिक अंतःक्रिया इस पर तो करता है इसीलिए गलत हो गया, भाषा पर भी करता है इसीलिए गलत हो गया, पाठ पर भी करता है इसीलिए गलत हो गया। इसका फोल्डिंग इस पे भी करता है, लैब वायुस्थिति का। अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध पर नहीं करता। तो आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें फिर नहीं पर ध्यान देना है, देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। शायद देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं और क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरण कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत हो जाए क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत हो गया, हमसे नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। हाँ बिल्कुल आती हैं, तो गलत हो गया क्योंकि हमसे नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, इसीलिए सही है। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के
द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि सटीक बिल्कुल लगभग में तो आप बता सकते हैं, सटीक नहीं बता सकते। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? कैसे मदद कर सकती है? देखिएगा, जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा वही उत्तर होगा हमारा। तो देख लेते हैं क्या प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का ए है, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर नहीं। ये तो गलत हो जाएगा। उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देकर शायद हो सकता है। उन्हें बहुत से जटिल कार्य पत्रक गृह कार्य में देकर नहीं। ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। उनमें असफलता का भय पैदा करके जिससे वह स्वयं मेहनत करें नहीं। डी भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन। विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा पाने का हक है। बिल्कुल सही लग रहा है। प्रश्न नंबर 17, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन नहीं। गलत हो जाता है। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना नहीं। ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 17 का डी ही बचता है, वही सही होगा। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? समावेशी यहाँ होगी, बड़ी की मात्रा लगेगी दोस्तों। समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? प्रश्न नंबर 18। देखते हैं क्या मांग करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन हो सकता है। विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण नहीं, अलग नहीं करती। ये नहीं करती, सेग्रीगेशन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या नहीं। ये भी गलत है। विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन नहीं। ये भी गलत। प्रश्न नंबर 18 का एक ही ऑप्शन बचता है फिर तो ऑप्शन नंबर ए यही सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, पठन वैफल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? प्रश्न नंबर 19 है, पठन वैफल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष शायद हो सकता है।
ध्यान ना केंद्रित कर पाना, अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता, ये ADHD है तो ये तो गलत हो जाएगा। मौलिकता, प्रभाव, लचीलापन, ये भी नहीं। मांसपेशियों के संचालन, गति व समन्वयन कठिनाई, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है डिसलेक्सिया है दोस्तों। डिसलेक्सिया के बच्चे के लिए कैसे पहचान सकते हैं हम शब्दों की पहचान? विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। बिल्कुल सही, प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? किस पर ध्यान देना है हमें? नहीं पर ध्यान देना है, नहीं पर ध्यान देना है। देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, बौद्धिक जिज्ञासा। हमें किस पर ध्यान देना है? नहीं पर। नहीं पर ध्यान देना है हमारे लिए, नहीं पर ध्यान देना है। बौद्धिक जिज्ञासा ये तो है तो इसलिए गलत हो गया। स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान ये भी सही है इसीलिए गलत हो गया। निरंतर प्रवणता, अभिमुखीकरण व्यवहार ये भी सही है इसीलिए गलत हो गया। तो समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 20 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21। पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया। पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण कराना चाहिए, शायद हो सकता है। बी देख लेते हैं क्या है। ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। नहीं, हम सजा नहीं दे सकते, तो बी तो हमारा गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं क्या है। स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। नहीं, रोट लर्निंग नहीं, तो दोस्तों सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 है कथन ए अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है। कितने? कई समाचार पत्र लेकर आती है जिन्हें सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। तर्क आर क्या है देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें ही ज्ञान होगी, जान नहीं होगी, यहाँ पर ज्ञान कर लेना, ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। तो आर तो हमारा गलत हो जाता है, आर गलत हो जाता है। देख लेते हैं कि आर ए सही है हमारा, ए सही है, आर गलत। ऑप्शन देखते हैं ए और आर दोनों सही नहीं, हमारा आर गलत है।
बी देख लेते हैं, ए और आर दोनों नहीं, बी भी गलत। सी देखते हैं, ए सही लेकिन आर गलत, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। विद्यार्थियों की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। दोस्तों ये तो बहुत ही गलत उत्तर हो जाता है, तो बी तो हो ही नहीं सकता कहीं तक, बी तो हो ही नहीं सकता। और विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए, नहीं, ये भी कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं सी। सी क्या है? सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। सही लग रहा है, हो सकता है इससे भी और अच्छा उत्तर हो हमारे पास। डी, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना नहीं, डी गलत। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ही सही है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? प्रश्न नंबर 24 है, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? प्रतिस्पर्धा 24 है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का देख लेते हैं क्या है। हाँ, इससे इससे समकक्षियों से प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। सॉरी दोस्तों, शायद हो सकता है। सी देख लेते हैं क्या है। हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरे से बेहतर करने को बढ़ावा मिलता है। नहीं, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए करना, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? प्रयोग के चरणों का विवरण, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर। निम्नलिखित में से अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है, प्रयोग के चरणों का विवरण। नहीं, ये तो गलत हो जाता है, 25 का ए गलत हो जाता है। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन सही लग रहा है दोस्तों। गणितीय संक्रिया को नियत नहीं, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण नहीं, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26।
प्रश्न नंबर 26 है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? कैसे बढ़ावा दे सकती है? पूछताछ को हतोत्साहित करके नहीं, पूछताछ को प्रोत्साहित करके बढ़ावा दे सकती है, हतोत्साहित करके नहीं। तो ये तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है 26 का। अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके नहीं, ये भी गलत हो जाता है। चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर, चुनौतियों से बचने के लिए चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर नहीं, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते क्या है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही में प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है बच्चे के लिए। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से नहीं, बच्चे निष्क्रिय कभी नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हो जाता है हमारा। बी देख लेते हैं क्या है। बी है, संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं नहीं, दिखावे के लिए क्यों, प्रयोग टीएलएम जो है हमारा उसके लिए, उसका हमें प्रयोग करना है, या और भी अनेक जो भी खेल किट्स मैथ किट्स जो भी हैं उनका बच्चों के बीच हम साझा करेंगे, तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं क्या है। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं, सही लग रहा है डी। और देख लेते हैं क्या है। आकलन को अधिगम से परे नहीं, ये गलत हो जाता है, डी गलत। परे तो हो नहीं सकता, अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है नहीं, ये गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो सकता है। अच्छा ऑप्शन है, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो नहीं, ये तो गलत हो जाता है। ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया जाए नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देकर नहीं, ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए ही सही है, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि हम आपके बीच बने रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आते रहें। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिक अधिगम में हतोत्साहित करेगा? प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत। हतोत्साहित है, हमारे लिए किस पर ध्यान देना है? हतोत्साहित है, ना कि प्रोत्साहित। अगर प्रोत्साहित होता तो हमारे क्वेश्चन और ही होते इसमें। हतोत्साहित है, तो प्रश्न नंबर 29 का गर्व हतोत्साहित नहीं करेगा, प्रोत्साहित करेगा, इसीलिए गलत हो गया। ये तो सही है, ये सही है, इसीलिए गलत हो गया। आनंद, ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया।
उम्मीद ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया। जो बोरियत जो है, बोरियत, प्रश्न नंबर 29, जो बोरियत है संवेग ये हतोत्साहित करता है, तो इसीलिए प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बोरियत। आइए अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखते क्या है। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे? नहीं, हम कक्षा नहीं छोड़ सकते और माता पिता से शिकायत भी इस विषय पर हम नहीं कर सकते। सी देखते हैं, उन्हें ध्यान ना देने के लिए दंडित करेंगे? नहीं, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल बैन है, बिल्कुल बैन है। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है। अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला दोस्तों, ये 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा? 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्न में से आपके सही कितने आए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 30 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा? और इससे संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। और दोस्तों, आपसे हम कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ, जो ऑनलाइन होने वाले सीटेट एग्जाम जो 2022-23 में हो रहा है दोस्तों, इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी से अधिक आप जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को साझा करें, ताकि दोस्तों हम भी आपके बीच बने रहें और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। दोस्तों, अंत में पुनः 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने सही आए दोस्तों? ना तो प्रश्न सरल थे और ना ही कठिन थे। कम से कम 28 आने चाहिए आपके। कितने आने चाहिए? 28 आने चाहिए दोस्तों। 20 दोस्तों, पेन का थोड़ा क्लिच है हमारे साथ। 28 आने चाहिए दोस्तों कम से कम आपकी। और दोस्तों, आपके 30 आउट ऑफ 30 कितने आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इससे संबंधित आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अंत में हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम भी आपके बीच बने रहें और आपके लिए अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आते रहें। दोस्तों, इसी के साथ अंत में सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।